हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहा है सैयद मुजम्मिल की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाल किले बड़ा जोश आ रहा है। एक से बात कर गंजवा 20 सैयद मुजम्मिल शाह। नाच बेटा तू नाच पे। जैसे तमाम चैनल इंडिया में होने वाले पहलगाम टेरर अटैक को तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक अगर एक मेन स्ट्रीम की डिबेट की बात की जाए तो उसमें ये तो है कि जंग दहाने पर खड़ी हुई है, ये भी है कि वॉर इज़ ऑन द ब्रिंक, ये भी है कि आज से 3 रोज़ पहले रात को 2 बजे के करीब एक प्रेस स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, जिसमें वो कहते हैं कि अगले 48 आवर्स बहुत क्रूशल है, इंडिया अटैक कर सकता है, मिलिट्री मोबिलाइज़ कर दी जाती है। इसके अलावा जो हम ये देखते हैं कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी मोबिलाइजेशन हो रही है दोनों साइड्स पर। हम ये देखते हैं कि वार्निंग्स दी जा रही हैं कि किसी भी वक्त ब्रीच हो सकती है सॉवरेनिटी की, हमारी साइड पे, उनकी साइड पे। इसके साथ साथ हम ये भी सुनते हैं कि ये सारा कुछ होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस जो सामने आएगा वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इस सारी सूरत हाल में जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे ना, वो ना फ़ौजी थे पाकिस्तान के और इंडिया के, ना वो सिविलियन लीडरशिप थी, वो एंकर्स थे। सूट्स पहन के एसी वाले स्टूडियोज़ में, यूट्यूब का स्टूडियो भी वो हो सकता है, न्यूज़ मीडिया का स्टूडियो भी हो सकता है, उसमें बैठे हुए ये एंकर्स जो कि व्यूज़ के भूखे हैं, who are fishing for your eyeballs all the time, and that's why they'll say any gibberish that comes to their mind and their mouth, kept selling the jingoistic narrative। ये बताया गया न्यूज़ रूम्स में बैठ के चीख चीख के गला फाड़ के टॉप ऑफ द वॉइस पे कि हमारा मुल्क आपके ज़्यादा इंसानों का कत्लेआम कर सकता है। ये बताया गया कि हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो कि आपके दांत खट्टे कर देगा और मुंह तोड़ देगा और प्लंडर कर देगा, ज़िंदा जला देगा इंसानों को, और इसके अलावा हम किसी को छोड़त मिट जाएगा। और हर दफ़ा एक दुकानदारी होती है ना, हर इशू के ऊपर एक दुकानदारी की जाती है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की मैं अगर बात करूं तो पीटीआई जब एहतजाज करती थी तब भी यही दुकानदारी होती थी, इसके ऊपर व्यूज़ लेना। और आजकल जंग का सीज़न है, वो कहते हैं ना, जिस तरह शादियों पे कुछ लोग डांस करने के लिए ग्रुप्स लेके जाते हैं तो वो सीज़न करके आते हैं, आजकल एंकर सीज़न करते हैं यहाँ पे, उनका जंग सीज़न चल रहा है आजकल। और भारत में तो आपको पता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो, मैं तो उसके क्लिप्स देखता हूँ, आई सीरियसली हैव नो आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग। मुझे समझ नहीं आती ये कौन देखता होगा। एक तो वो क्लिप था जिसमें लिटरली किसी ने कोई पता नहीं बंदूक उठाई हुई है या डंडा उठाया हुआ है और वो कैमरे को दिखा रहा है कि हम सर काट देंगे, ये कर देंगे, इधर से भी एक गेस्ट गया हो। इसके अलावा पैनल पे हमेशा 2 लोगों को बुला के बिठा देंगे जिसमें से पाकिस्तान का सबसे राइट विंग बंदा चूज़ करेंगे जो कि वहाँ जाके गला फाड़े और चीखे और गालियाँ दे, ठीक है, और वहाँ से भी ऐसा ही बंदा चूज़ करेंगे और सर्कस लगा देंगे और बाद में ऑडियंस देख के तालियाँ बजाएगी, नफ़रत अंगेज़ मवाद को प्रमोट करेंगे। और वो बिल्कुल ठीक करते हैं। उसकी वजह ये है, वो आप ऑर्केस्ट्रा पिट थ्योरी है एक मैस कम्युनिकेशन की, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा तमाम जो मैस मीडिया की साइंस है वो यही कहती है कि सबसे बड़ी जो करेंसी है वो अटेंशन है। अटेंशन अगर बेवकूफ़ों की हासिल करनी हो तो तमाशा ही लगाएंगे ना। अगर मैं यहाँ बैठ के अमन की बातें, डी एस्केलेशन की बातें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बातें, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बेहतर करने की बातें करूँगा, बच्चों को लिटरेसी देने की बात करूँगा, लिविंग कंडीशन दोनों साइड पे बेहतर करने की बात करूँगा, मैस पॉवर्टी ख़त्म करने की बात करूँगा, कौन देखेगा भाई? मुझे तो यहाँ बैठकर ये कहना है कि हिंदुस्तान तुम घुस के दिखाओ, वो हशर करेंगे तुम्हारा कि नस्लें याद करेंगी। या अगर मैं भारत में अर्नाब गोस्वामी या इस तरह का माल बेच रहा हूँ तो वहाँ बैठ के ये कहूँगा कि बस बहुत हो गया, आज ये फ़ैसला हो गया कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ना और दोबारा इस नाम का मुल्क की दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। मैंने देखा वो गौरव वारिया साहब हैं वहाँ पे, वो एक टीवी डिबेट में खड़े होकर क्या कह रहे हैं, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी, अब किसी एक पॉइंट पे अटैक नहीं करना, अब पाकिस्तान की आर्मी चीफ का सर चाहिए। बाल पकड़ के लटकाएंगे खोपड़ी से मुनीटी। लाल किले बड़ा जोश आ रहा है। कश्मीर के भाई क्या बात कर रहे हो, क्या बेच रहे हो तुम? तुम्हें ये पता है कि तुम जिस खित्ते में इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स सिखा रहे हो लोगों को करके,
जहाँ पर 350 वॉरहेड पड़ा हुआ है, उसका 20% भी चल गया तो 100 मिलियन डेथ होगी। एक आदमी के मरने से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, फ्रांस फर्डिनेंड की बात कर रहा हूँ, जिसमें सर्बियंस ने किसी और पे इल्ज़ाम लगाया, बीच में इटली भी आ गया, जर्मनी भी आ गया, रूस भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, सब सारा वेस्ट भी आ गया, और क्या हुआ बाद में? मैस मर्डर हो गया। यूरोप में मर्द ख़त्म हो गए 2 अजीम जंगों के बाद। आज तक जो है ना वो डेथ टॉल पूरा नहीं कलेक्ट होता किसी से, लेकिन ये इतना आसान है, बैठ के उसका सर ले आओ, उसका सर काट दो, यही चल रहा है और बिक रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो यूट्यूब बैन की खबर आई, मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। कहा गया कि 16 चैनल्स हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट पे बैन कर दिया हिंदुस्तान में व्यूअरशिप के लिए, और रीज़न ये साइड की गई कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और ये चैनल्स जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें पैटर्न तो कोई नहीं था, यानी कि स्पोर्ट्स चैनल भी हैं, शोएब अख्तर का चैनल भी है, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस भी है, और भी चैनल्स हैं, लेकिन ये ऑफिशियल लिस्ट जो थी वो इनकम्प्लीट थी, क्योंकि मैंने और लोगों से बात की, उनके भी नाम शामिल हैं, मेरा भी नाम इसमें शामिल था। तो ये नाम सुन के सबसे पहले पाकिस्तान में कुछ बैठे हुए लोगों ने तालियां बजाईं। और आप तो हमेशा से यही बातें करते आए जो कि इंडिया के लोगों को पसंद आएंगी, और देखें आपका चैनल भी बैन हो गया। वो वजह है ना कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो चाहे वो इंडिया में कोई पीस की बात करने वाला हो या पाकिस्तान में पीस की बात करने वाला हो, उसको बहुत गालियाँ पड़ती हैं, उसको इतनी गालियाँ दी जाती हैं कि लो कर लो तुम बात दोस्ती की। तो हमें भी इसी तरह कहा गया ट्विटर के ऊपर और जगहों पे। मैंने एक जगह भी ये तक नहीं लिखा कि मेरा चैनल बैन हो गया, क्योंकि मुझे मातम नहीं करना कि देखें कितना बड़ा मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैम्पियन हूँ कि हिंदुस्तान ने मेरी आवाज़ बंद की है। अब पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग जो इस बात पे जश्न मना रहे थे, उनकी इतला के लिए ये बता दूं कि मेरा चैनल इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी पार्शली बैन है। मुबारक हो आपको। इसका मैं आपको विजुअल डिस्प्ले भी दिखा दूंगा कि पाकिस्तान में मल्टीपल नेटवर्क्स के ऊपर जब आप मोबाइल डाटा से मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेस करते हैं वो नहीं खुलता, बफर करता रहता है। कोई और चैनल लोग खोल लेंगे, मेरा चैनल नहीं खुलेगा। कोई एक ऐसा दिन नहीं होता, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का डीएम दिखा सकता हूँ उसके स्क्रीनशॉट निकाल के, जिसमें लोग ये कह नहीं रहे कि भाई हमने वीपीएन भी यूज़ कर लिया, नहीं चल रहा, और वो पाकिस्तान में बेस्ड हैं, पाकिस्तानी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। हर वो सहाफ़ी, हर वो जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट कमेंटेटर, अगर वो रियासत को बहुत प्यारा है और पसंद आ रहा है, उसमें मसला है कोई, ये लिटमस टेस्ट है, आप याद रखिएगा। और वो अपनी रियासत की सिर्फ बात नहीं हो रही, वो दुनिया की कोई स्टेट भी अगर है, इफ़ दे गेट टू लाइक अ जर्नलिस्ट सो मच दैट दे decorate the journalist with, you know, presidential awards and state awards and all that, that means he has been telling lies all his life. तो मैंने इस पर भी कभी बात नहीं की कि मेरा चैनल पाकिस्तान में फायरवॉल के अंडर आया हुआ है, जो कि आया हुआ है। मेरे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करके मोबाइल डाटा पे देखता हूँ वो नहीं चलती, तो मेरी रीच पाकिस्तान में भी लिमिट कर दी गई। अब अगर इंडिया वाली बात आपने कर ली है तो उसका भी जवाब सुन लें कि आपको क्या लगता है कि ऐसी बात करना जिसमें एक सॉफ्ट नैरेटिव बताया जा रहा है, जिसमें एक्नॉलेजमेंट की जा रही है हिस्टोरिकल बैगेज की, मिस्टेक्स की, वो किसी के मफाद में हो सकता है? दुनिया की कोई स्टेट की मशीनरी जो जंग के ऊपर फीड कर रही है और जिंगोइज़म फैला रही है ताकि उसका नैरेटिव मज़ीद तगड़ा हो जाए, मैं इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी स्टेट की भी बात कर रहा हूँ, वो क्या अफोर्ड कर सकती है कि ऐसे लोगों की दोनों लोग बात सुन लें जो कि ये मंजन ये चूरन नहीं बेच रहे? नहीं कर सकती। क्या वजह है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से इस तरह के स्पीकर्स इंडियन चैनल्स पर बुलाए जाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी पीस की बात ही नहीं की। आप कोई इंडियन चैनल उठा के देख लें, आपको पाकिस्तान से वो शख्स बैठा हुआ दिखाई देगा जो सिर्फ़ और सिर्फ जहर उगलता है इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के। क्या वजह? बिकॉज दे वॉन्ट टू सी, दे वॉन्ट यू टू सी द वर्स्ट साइड ऑफ पाकिस्तान सो दैट इट गोज़ विद देयर नैरेटिव। क्यों नहीं बुलाते डॉक्टर तैमूर रहमान को इंडियन चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू करने के लिए सारे कॉन्फ्लिक्ट पे? क्यों नहीं बुलाते डॉक्टर अमार अली जान को? क्यों नहीं बुलाते डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर को? शहजाद गयास को क्यों नहीं बुलाते? चलें यूट्यूबर्स पे भी आ जाता हूँ मैं।
ठीक है, अगर आपने एकेडमिक्स नहीं लेने। इसके अलावा मैं भी आपको कभी दिखाई नहीं दूंगा किसी इंडियन चैनल के ऊपर, ठीक है। और बहुत से इंडिपेंडेंट जो कमेंटेटर्स हैं, और भी बहुत से नाम होंगे, फिल वक्त जहन में नहीं आ रहे। क्यों नहीं बुलाते उनको? क्योंकि वो बात नहीं करेंगे जिसमें सिर्फ जंग में तेल डालने की बात हो रही है, ताकि व्यूअर भी गुस्से से फट जाए और 10 गालियाँ वो दे, आपकी टीआरपी टॉप पे चली जाए और बात ख़त्म हो जाए। इसीलिए हर वो चैनल जो कि वहाँ के लोगों तक पहुँच रहा है और उसमें वॉर का जिंगोइज़म नहीं है, वो वाकई ख़तरनाक है। ये ज़ैद हामिद टाइप जो हैं, ये तो मैंने सुना बाद में बैन हुए हैं, जब सोशल मीडिया पे आउटरीच आया कि इनको क्यों नहीं बैन किया। उसकी वजह ये है कि वो तो उतना थ्रेट नहीं है, थ्रेट तो समझ की और अकल की बात है। और इस पर बहुत से लोगों ने कहा कि लें जी, ये तो अब दुकानदारी बंद हो गई और ये हो गया और आपने तो सिर्फ काम ही उनके लिए किया था। तो पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का कोई एक शहर बताएं। अब मैं बोस्ट नहीं करता कभी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि ये पॉइंट नहीं है। ये चैनल मैंने अपनी पीआर करने के लिए नहीं खोला हुआ पहले रोज़ से, इसीलिए मैंने कभी कैमरा पे आके ये तक नहीं बोला कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और मैं बहुत मशकूर रहूँगा आपका, जो स्ट्रैटेजी बहुत से लोगों ने टेकअप कर ली बाद में। लेकिन पाकिस्तान का कोई एक शहर, पेशावर से लेके अपर पंजाब के शहरों से लेकर, ठीक है, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, या जिस शहर में मैं गया, जहाँ पर मैंने स्टडी सर्कल किए, ग्राउंड्स में बैठ के, हॉल्स में बैठ के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, या उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने इसीलिए बात सुनी कि वो सारे इंडियन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। या आपको क्या लगता है कि ये जो फुटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट में जाकर मैं पेशावर में गुफ्तगू करने के लिए जाता हूँ, 2000 लोग आते हैं हॉल में बैठने के लिए, ये सारे इंडियन थे भाई, वो सब इंडियन थे। इसके अलावा मेरी फेसबुक के ऊपर जो व्यूअरशिप, जो कि यूट्यूब की कलेक्टिव व्यूअरशिप से 4 गुना ज़्यादा है अगर पिछले 5 साल की वीडियोस को एग्रीगेट किया जाए, जिसकी 80% ऑडियंस पाकिस्तान से है, 2% इंडिया से है, वो सारे के सारे वो भी इंडियन थे जो सुन रहे थे मुझे, ठीक है। इसके अलावा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी राइट विंग तरीन स्पेस में जाके, मुझे बताया जाता है रिसेंट हिस्ट्री में इतने लोग नहीं सुनने के लिए आए, वो भी सारे इंडियन एजेंट बैठे हुए थे। इसके अलावा 4 दफ़ा मैं ब्लैक होल में जाता हूँ, जहाँ 50% लोग अंदर आ सकते हैं, बाकियों को घर जाना पड़ता है, वो भी सारे इंडियन थे भाई जो मुझे सुन रहे हैं, सही है। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी आज से 3 साल तकरीबन पहले, 2 साल पहले, जब मेरी 10-20% भी इंडियन ऑडियंस नहीं थी, जब मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी पॉडकास्ट की विद 3 मिलियन व्यूज़ ऑन अ पॉलिटिकल इशू की बात कर रहा हूँ, आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्लोजली लैगिंग बिहाइंड हिम, वो भी सारी की सारी इंडियंस ने सुनी थी, ठीक है। तो इसके अलावा जब मैं टीवी के ऊपर एक शो करता हूँ 8 बजे का प्राइम टाइम एक्सप्रेस न्यूज़ पे, जो कि पाकिस्तान के टॉप 5 मोस्ट व्यूड पॉलिटिकल टॉक शोज़ में से एक है, वो भी सारे के सारे इंडियन देख रहे हैं। और इसके अलावा मेरी सारी वीडियोस जो मैंने आज तक बनाई हैं उसको आप निकाल के देखें, और अगर उसमें से मुझे आप 2 से 3 भी डोमेस्टिक इंडियन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए देख लेंगे तो मुझे बताइए। होता इस तरह से है कि यूट्यूब के ऊपर आज से 4 साल पहले 2-4 इंडियन जो मेजर यूट्यूब चैनल्स हैं वो मेरी किसी वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल देयर get to find it sensible and they start subscribing me. My audience jumps to 30% from India, ठीक है। और उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए क्या कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो सारे लोग इसको वहाँ से देख रहे हैं। तो मैं उनको फिर चैलेंज कर देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के किसी एक शहर का नाम आप लें, मेन स्ट्रीम शहर का, कोई गाँव तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो नैरेटिव उस तरह से पहुँचा ही नहीं अभी कि लोग हमारी बात भी समझ सकें। तो किसी मेन स्ट्रीम शहर का आप नाम लें और मुझे 48 घंटे दें और मुझे फिर बताइएगा कि लेफ़्ट स्पेक्ट्रम से या लिबरल स्पेक्ट्रम से कोई एक आदमी भी इतनी ऑडियंस इकट्ठी कर चुका हो। और ये वो बात नहीं हो रही कि मैं कोई शोबिस सेलिब्रिटी होने की वजह से वहाँ पे मीटअप कर लूँगा। वो सब लोग जो सुनने आते हैं वो रेजोनेट करते हैं बातों से, वो इसलिए करते हैं कि उनकी सफरिंग की बात हो रही है, वो इसलिए करते हैं कि उन मौज़ूआत के ऊपर बात हो रही है जो किसी और को करते हुए 1000 बार सोचना पड़ता है। यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की कंडेमनेशन हो रही है, एथनिक क्लिनजिंग की कंडेमनेशन हो रही है, इसके अलावा रेशल प्रोफाइलिंग की कंडेमनेशन हो रही है,
गिलगित से लेके, चित्राल से लेके, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर से लेके, कोयटा से लेके, बलूचिस्तान से लेके, एक्सफाटा से लेके, साउथ पंजाब से लेके, ट्राइबल एरियाज़ ऑफ सिंध तक, कोई एक जगह का इशू बता दो जो रेज नहीं हुआ होगा इस चैनल पे। दैट्स द रीज़न वाई दीज यंगस्टर्स रेजोनेट विद अस, कि जो वीडियो के अंदर किताब रेकमेंड करेंगे ना, अगले दिन बड़े बुक स्टोर्स की डिमांड लिस्ट पे सबसे ऊपर होती है। दिस इज़ द इन्फ्लुएंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये बड़ा आसान है ये कहना कि आपका तो अब सारी दुकानदारी बंद हो गई। अगर दुकानदारी आप इस चीज़ को कहते हैं कि मैं अपने घर में जब गूगल मैप्स ऑन करता हूँ तो 120 किलोमीटर दूर आ रहा होता है अमृतसर मेरे घर से, और मैं ख्वाब देखता हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि ये दो जंग के नशे में चूर कौमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे और दोस्ती पे फोकस कर लेती। तो अगर आपको ये दुकानदारी लगती है तो बिल्कुल ठीक है भाई, समझें आपने जो समझना है। तो हमें तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा कि चाहे 10 लोग मेरी बात सुने, एक बंदा सुने, 10 लाख सुने या कोई भी ना सुने। उसकी वजह ये है कि हमने तो ऑडियंस अट्रैक्ट करने का काम ही कभी नहीं किया। लिटमस टेस्ट क्या होता है कि आप पॉपुलर नैरेटिव की बात करके मशहूर होते हो। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर तरीन नैरेटिव पिछले 10 सालों में इमरान खान के कप्तान चप्पल को पॉलिश करना है, जिसका हमने कभी जिक्र तक नहीं किया कि हमें वो पसंद है। आज तक जब पूरी सोसाइटी, मैं आपको अभी गारंटी से कह रहा हूँ 90-10 रेशो में उसकी सपोर्ट में है, आई स्टिल स्टैंड माई ग्राउंड दैट आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दैट मैन, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द हेट्रेड फॉर हिम, because of his endorsement for Taliban and other issues you know about। तो अगर ये सारा कुछ आई बॉल्स और मशहूर होने के लिए करना था तो इंडिया की व्यूअरशिप क्यों लेनी है, अपनी मुल्क की क्यों ना लें भाई। ओवरनाइट आपने जिस तरह के लोगों को जमहूरियत का चैम्पियन बना के पेश किया है, पीटीआई के चैम्पियंस की मैं बात कर रहा हूँ, उनका तो आईक्यू जो है वो गोल्ड फिश से भी छोटा है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुश्किल है कि झूठे थंबनेल लिख के इमरान खान जेल से बाहर आ गया, 1 मिलियन व्यूज़, कोई मुश्किल काम है ये? हमें करना नहीं आता क्या? लेकिन दिल नहीं मानता। वाई शुड आई गिव इन टू दीज पॉपुलर नैरेटिव्स विच आर इंटरनली इनहेरेंटली प्रॉब्लमैटिक। दूसरी चीज़ क्या है सोसाइटी में सबसे बड़ा फिनोमिना? राइट विंग शॉविनिज्म, पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स, ठीक है, कन्वेंशनल बातें, वही जो कि एक ख्वाब दिखाएंगी डिलूजन का आपको कि हम दुनिया की बेहतरीन कौम है। कभी किया नहीं किया। सोसाइटी से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, इस्टेब्लिशमेंट से लेके, हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म करने के बाद आपको क्या लगता है कि ये एफर्ट हो रही है कि बड़ी ऑडियंस इकट्ठी करनी है? नहीं हो रही। It was an attempt to attract a very few like-minded allies so that they could resonate with whatever I had to say. And if I get to find them on this side of border, that side of border, anywhere in the world, मेरी 30% से ज़्यादा audience Western countries में है. Now what do you have to say? So बात ये है, क्रक्स ये है इस सारी गुफ्तगू का कि अगर आपको ये लगता है कि ये सारी एफ़र्ट जो हमने की है ये दरअसल ऑडियंस बढ़ाने की एफ़र्ट थी, तो मैंने तो पहले 6 महीने सिर्फ फेसबुक पे काम किया, यूट्यूब तो बनाया भी नहीं। और जो पैसे कमाने की शदीद भूख में पड़ा हो वो पूरे महीने में 4 वीडियोस बनाता है। पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स को उठा के मुझे एक का नाम बता दो जो महीने में 4 दफ़ा शक्ल दिखाता है और उसकी बड़ी ऑडियंस भी है। लोग तो दिन में 3-3 बार जो मुँह में आता है बोल के व्यूज़ ले लेते हैं और पैसे कमाते हैं, घर चले जाते हैं। और हम यहाँ एक मरतबा बात करने से पहले 4 दिन पढ़ रहे होते हैं बैठ के कि ये बात पढ़ के की जाए, वैसे ना कर दी जाए। तो एक तो उन लोगों को जवाब मिल गया होगा अब तक, ठीक है, तसल्ली हो गई होगी। बाकी फिलवक्त जो चल रहा है ज़रा उसकी अगर बात कर लें तो फिलवक्त ये चल रहा है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अभी तक एक मरतबा भी पाकिस्तान को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया पहलगाम अटैक के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि अब आर्म फोर्सेस डिसाइड करेंगे उनका रिस्पांस क्या होगा, जिसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं ली गई सिविलियन लीडरशिप की तरफ से, बिकॉज दे न्यू दे आर ऑन द रिसीविंग एंड, बिकॉज दे न्यू दैट दे हैड टू प्रूव समथिंग एज वेल एंड ऑल्सो रिटेलिएट इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट देयर अथॉरिटी। साथ साथ ये कि पाकिस्तान को जितना ब्लेम किया गया इस सारे इशू में वो सब और सिर्फ बैगेज ऑफ हिस्ट्री की बेसिस पे किया गया। मेरे पहले रिस्पॉन्स में मैंने यही कहा कि पाकिस्तान का एक बैगेज ऑफ हिस्ट्री है, इसीलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट
उनके नैरेटिव को, इंडियन नैरेटिव को जा सकता है। लेकिन जो इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था कि इंटरनेशनल पार्टनर्स खुल के पाकिस्तान को ब्लेम करने लगेंगे, नहीं हुआ ऐसा। जेडी वैंस ने क्या कहा? काम डाउन। उन्होंने ये कहा कि रिस्ट्रेंट शो करें, इंडिया ऐसा रिस्पांस ना दे जिससे पूरे खित्ते की सिक्योरिटी एट स्टेक आ जाए। और ये भी कहा कि बहुत से टेररिस्ट अटैक्स जो पाकिस्तान से होते रहे हैं उनको, उनके तनाजुर में पाकिस्तान भी कोऑपरेट करे। बहुत न्यूट्रल किस्म का रिस्पांस। डिड नॉट ब्लेम पाकिस्तान। अच्छा, यूरोपीय यूनियन डिड नॉट ब्लेम पाकिस्तान। चाइना, वो तो आपको पहले ही एंटिसिपेटेड है कि चाइना ने शहबाज शरीफ साहब की उस ऑफ़र को न्यूट्रल प्रोब करवा लीजिए, उसको एंडोर्स कर दिया, जिस पे इंडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि चाइना बैक कर रहा है पाकिस्तान को। इवन अमेरिका को भी इंडियन पेपर्स ने ब्लेम किया कि दोबारा से ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं। सो द इंटरनेशनल सपोर्ट दैट द इंडियंस वांट टू ब्रिंग टू दिस नैरेटिव दैट दे बिल्ट अप वाज नॉट देयर। उसकी वजह ये है कि बेशक बैगेज ऑफ हिस्ट्री सारा मौजूद है, लेकिन दुनिया की कोई भी रियासत अगर एक बात करे और शहरी आंखें बंद करके उस पर यकीन कर ले तो इसका मतलब है वो क्रिटिकल थिंकर नहीं हो सकता। और मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ये एटीट्यूड हमेशा से ये रहा है कि जो बात ऑफिशियल माउथ पीस से निकल आई उस पर जान देने को तैयार हो जाना है। इसीलिए तो ये खित्ता डिवाइड हुआ, because it was very easy to tell these people anything and make them do anything. नीत्शे ने कहा था politician divides the masses, the mankind into two groups, tools and enemies. या tools की तरह इस्तेमाल करते हैं या enemy की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जब इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेंस डालने की बात की गई, जो कि क्लियर सिग्नल था इंडिया की तरफ से कि अब इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को अबेंस में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम उसको भी फिर टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, उससे होगा क्या कि LOC को आप रेगुलेट करते हो शिमला एग्रीमेंट से, और आपने ये माना था कि ये बायलैटरल इशू है इंडिया पाकिस्तान का, इसका मतलब है आप उस पर स्टैंड नहीं करोगे। और अब ये है कि 10 दिन गुजर गए हैं। जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ होना था अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव इंडिया से लिया जाता मिलिट्री सोल्यूशन, वो अब लूज़ हो गया, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ टेकन द एडवांटेज ऑफ बाइंग दिस टाइम इन प्रेपरेशंस, जिसमें हार्डवेयर भी मूव कर लिया उन्होंने। इसके अलावा जो एरियल सपोर्ट है वो भी कम्प्लीटली रेडी। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ तो लूज़ हो गया। और इस पर बहुत से लोगों ने कहा कि 25 मई का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि अभी IPL हो रही है, $1 बिलियन प्रोजेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि अगर इतना ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क इंडिया समझता है तो वो IPL के ख़त्म होने का वेट कर रहा होगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये है कि इंडिया को ये इस्टेब्लिश करना है कि नाउ दे हैव अवेंज्ड देमसेल्व्स, और पाकिस्तान को सिर्फ डिफेंड करना है। इसीलिए द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट एंड दैट्स वाई द प्रेशर लाइज ऑन देम। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी साइड को, जिस तरह पहले हुआ था पुलवामा के बाद, अब वही करने की ज़रूरत है। लेकिन इशू ये है कि दुनिया की 24% आबादी यहाँ बैठ के जंग के सायरन बजा रही है और वेट कर रही है क्या होगा। नोबडी नोज़ द कॉन्सिक्वेंसेस कि वो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। कोल्ड वॉर में आप देख लीजिए कि किस ब्रिंक से ह्यूमैनिटी तबाही से वापस आई थी। तो यहाँ पर भी किसी को अंदाज़ा उसका नहीं है। इसके अलावा जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जियोग्राफी को यूज़ किया है, बेशक मईशत का जो भी बुरा हाल हो जाए, लेकिन ये जियोग्राफिकल वाइटैलिटी जो इस खित्ते में है, यहाँ पर इतनी बड़ी वॉर कौन अफोर्ड कर सकता है? US कर सकता है? नहीं कर सकता। ईरान कर सकता है? नहीं कर सकता अफोर्ड। चाइना कर सकता है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है? नहीं कर सकता। इंडियन मीडिया तो ये भी रिपोर्ट कर रहा था कि ओवरनाइट चाइना ने PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को दे दी हैं लड़ने के लिए। JF-17 आप देख लीजिए, जॉइंट कॉपरेशन है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान का बहुत सा जो एविएशन का हार्डवेयर है चाइना की जॉइंट कॉपरेशन से बनाया जा रहा है। तो जो स्टेक्स हैं यहाँ पे वो इतने ज़्यादा हैं कि हर वो इंसान जो बैठ के आपको बेवकूफ़ बना रहा है इंडिया की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, झूठ बोल रहा है सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए, आपको पागल बना रहा है। तो बात यह है कि अगर हम किसी भी रियासत की तरफ से की हुई, किसी भी स्टेट की तरफ से की गई किसी बात को आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लें तो हमने अपने सिटीज़न होने का रोल ही फेल कर दिया। पता नहीं ये कब समझ आएगी। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ ना, मुंबई अटैक्स के ऊपर मुझे पाकिस्तान की हुकूमत के नैरेटिव पे यकीन नहीं आया था। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ वो नैरेटिव ठीक नहीं था। ठीक है, यही टेस्ट होता है हर बात का ना। इसके अलावा जब मुझे बताया जाता है बलूचिस्तान में
70 से 80 लोग एक बस के अटैक में, एक ट्रेन के अटैक में मारे गए हैं और ये इंडिया ने किया है। मुझे ये प्रोपगेट नहीं करना कि फिर घुस जाओ वहाँ पे और इंडिया के तमाम शहरियों को मार के वापस आ जाओ। कितने अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में, जिसमें मेरा शहर जो साउथ पंजाब का बिहाड़ी, वहाँ भी कैजुअल्टीज़ हुई, वहाँ भी लाशें आईं इनोसेंट मज़दूरों की जो जॉब करने के लिए वहाँ पे जा रहे थे। BLA ने मारा, रियासत ने कहा इंडिया ने करवाया। मैंने तो ये नहीं कहा कि जाके प्लंडर कर दो, हिंदुस्तान को मार दो। उसकी वजह यह है कि मैं जिसको टैक्स देता हूँ मैंने उससे सवाल करना है भाई। मैं तो हमेशा आपको इन तमाम बलूचिस्तान पर बनी हुई वीडियोज़ में यही कहता दिखाई दूंगा कि ये जो डेप्रिवेशन आपने फैलाई थी उस खित्ते में, वही रेडिकलिज्म में कन्वर्ट हुई है। क्या यही थ्योरी वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती? हर वो शहरी जो कि स्टेट से, गवर्नमेंट से सवाल नहीं करता, वो डिस्ट्रैक्टेड है, बेवकूफ़ बन चुका है, प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुका है। 10 पेज ज़ाराथुस्त्रा में नीचे ने द न्यू आइडल्स के नाम से एक चैप्टर लिखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए। जिस सिटीज़न ने फ़िलासफ़ी पढ़ी हो उसको दुनिया की कोई स्टेट पागल नहीं बना सकती। सोशल साइंस तो यहाँ कोई पढ़ता नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाओगे, दिमाग खाली होंगे, लेकिन जहाँ पर सियासी और हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट होंगे। तो कहता है स्टेट इज़ द नेम ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल कोल्ड मॉन्स्टर्स, कोल्डली इट लाइज एंड दिस लाई स्लिप्स फ्रॉम इट्स माउथ, आई द स्टेट एंड द पीपल। कहता है रियासत यानी कि स्टेट एक ऐसे मॉन्स्टर का नाम है जो सबसे बेरहम और कोल्ड है, और कहता है कि वो बेरहमी से झूठ बोलती है, और कहता है कि उसके मुंह से हमेशा ये झूठ निकलता हुआ दिखाई देगा कि मैं तुम्हारी नुमाइंदा हूँ, आई रिप्रेजेंट यू। फिर कहता है एवरीथिंग द स्टेट सेज इज़ अ लाई, तकरीबन हर चीज़ जो रियासत बोलती है झूठ है। एवरीथिंग इट हैज़ स्टोलन, इसके पास जो भी है इसने चुराया है, इसने छीना है। मकसद ये है ये बात करने का उसका कि रियासत गुड और ईवल को डिफ़ाइन करती है। वो बताती है ये शख्स बुरा है, इसको मार दो, ये हमला उस शख्स ने किया, उसको मार दो। एक पूरे मुल्क में 24 करोड़ आबादी रहती है, वो सारी तुमसे नफरत करती है, और हमें ये सिखाया जाता है कि 1.5 अरब की आबादी हिंदुस्तान में तुमसे नफरत करती है। कौन मानता है इसको? बेवकूफ़ और जाहिल, प्रोपेगेंडा का शिकार, खाली जहन। ये शॉक्स जो क्रिएट होते हैं, इससे फ़ायदा किसको होता है? रियासतों को होता है। आप इस साइड पे देख लीजिए कि इतनी पोलराइजेशन थी, इंडिया वाले इस ब्लेम जो कि 24 घंटे से पहले लग गया बैगेज ऑफ हिस्ट्री की वजह से, इस ब्लेम की वजह से यहाँ पर स्टेट बहुत एम्पावर हो गई इन नो टाइम। सारी पोलराइजेशन ऑलमोस्ट ख़त्म है इस स्टेज के ऊपर। इंडिया में देख लें कि कांग्रेस के लोग, ठीक है, जो कि शशि थरूर की तरह के और लोगों की मिसाल दे दूं, जिंगोइस्टिक वॉर के नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं बैठ के, और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। पोलराइजेशन ख़त्म होगी, फ़ायदा किसका हुआ? स्टेट का हुआ। एक किताब है नेओमी क्लाइन की, द शॉक डॉक्ट्रिन, उसमें वो कहती है कि स्टेट्स और गवर्नमेंट्स नेचुरल कैटास्ट्रफीज़ को, वॉर को और वायलेंस को अपने हक में बेहतरीन यूज़ करती है। अमेरिकन स्टेट को देख लें कि 9/11 होता है और उसका जवाब बना के 2 मुल्कों में लाखों लोगों का कत्लेआम कर देते हैं वो, और लोग कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर वायलेंस दिखाओगे ना, वो फ़ौरन आपको एलिजेंस दे देंगे। उनको डिज़ास्टर दिखाओगे, वो फ़ौरन एलिजेंस दे देंगे, क्योंकि अवाम तो इतने वल्नरेबल होते हैं फियर के सामने, वायलेंस के सामने, कि वो भांप ही नहीं पाते कौन हमें इस्तेमाल कर रहा है कौन नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या किया हिटलर ने कि सवियर किस्म का जो इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे जर्मन अवाम भूख से मर रही थी, उसने कहा जूस ने किया मेरा साथ दो, साथ दिया। 20-30 लाख जूस उसने बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा दिया, वहाँ पे गैस चैम्बर्स में बंद करके जिस्म पिघला दिए उनके। किसने किया? जर्मन्स ने किया, क्योंकि लोग पीछे खड़े हो गए रियासत के कि बस अब आप जो भी करें हम आपके साथ हैं। जब ये कहोगे ना, तब तबाही की पहली बुनियाद डाल दोगे एज अ शहरी। इसको प्रोपेगेंडा कहना है, कहो। अनसब्सक्राइब करना है किसी ने करे, पाकिस्तान ने नहीं देखना, इंडिया ने नहीं देखना, करे। आई हैव नो इशूज़ व्हाटसोएवर, आई हैव नेवर क्रेव्ड फॉर दिस। नेओमी क्लाइन कहती है, कोट एंड कोट, एक्सट्रीम वायलेंस हैज़ अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम सीइंग द इंटरेस्ट इट सर्व्स। जब एक्सट्रीम वायलेंस दिखाई जाता है ना हमें, उसके बाद में उसका जो फ़ायदा जिन एंटिटीज़ को हो रहा होता है वो हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं।
बाकी यार एक सैयद मुजम्मल का भी उधर चैनल एक बैन हो गया और काफ़ी लोग एक ट्विटर पर ट्रेंड बना रहे थे कि अब तो एक रोज़ी रोटी एक बंद हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये बहुत एक मैच्योर बंदा है। अब ज़्यादातर इसने कभी नहीं मतलब कि बोला कि हमें सपोर्ट करो या जैसे सब एक यूट्यूबर करते हैं। लेकिन अब जो एक माहौल बना हुआ है ना वो बहुत ख़तरनाक है, वो भी एक सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से एक रियासतें भाई इस चीज़ को एक प्रमोट कर रही है कि आप जितना कर सके उतना एक कर सके। यहाँ तक कि इंडिया में मैंने खुद देखा है कि लोग इस चीज़ को एक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो कि मेजर गौरव आर्या आकर मतलब कि इतने बड़े बड़े चैनल पर भैया आकर गाली गलौज हो रही है दोनों साइडों से। कोई इधर है पाकिस्तान के भी लोग काम नहीं है, इधर इनको डिबेट में लेकर तो वो सारा दिन गाली भई ऐसे एक बोलते रहते हैं और उसका कोई एक फ़ायदा नहीं है। उससे ये होता है कि जो लोग देख रहे होते हैं, अगर पाकिस्तान की ऑडियंस है तो वो भाई एक गाली निकाल कर चली जाती है, अगर इंडिया तो देख ही रहा होता है तो उधर भाई गाली गलौज एक चलता रहता है और ये सीन जा रहा है। अब रियासत इस चीज़ को ज़रूर एक प्रमोट कर रही है। इधर एक पाकिस्तान की बात करें तो भाई इधर कल एक 2-3 इन्होंने मौलाना साहब बुलाए हुए थे बॉर्डर पर, वो मतलब कि एक स्पीच बड़ी बड़ी दे रहे थे कि एक जंग हालात नहीं होने चाहिए, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम एक जंग लड़े, लेकिन अगर जंग स्टार्ट हुई तो हम अपनी तलवारें निकाल लेंगे। वो एक उस्ताद शर्गीद था, पहले उस्ताद ने आधा घंटा सिर खाया, फिर एक शर्गीद भाई आ गया था कि जो हमारे उस्ताद ने एक फरमाया ये बहुत ठीक फरमाया है। एक वहाँ का बॉर्डर पर परेड नहीं होती तो भाई अब उधर एक मौलाना साहब का एक जलवा देखा जाएगा। कल उधर एक इंडिया के भाई एक मौलाना साहब की मैं स्पीच सुन रहा था, वो ये बोल रहा था कि आप जो फोर्सेस है ना उसको आप पीछे हटा दें, हमें एक जाने दें, उधर से एक जिब्राइल भी नहीं आएगा एक पार करके एक बॉर्डर है। तो वो ऐसे एक सेंस की कोई बात नहीं रह रही कि मतलब कि कोई एक बात करें। मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो अच्छी लगी है ना कि उधर के जो मौलाना है, जो इधर के मौलाना है, इन सबको दोनों को लड़ाया जाए एक मैदान जंग में। बांग्लादेश के भी इस चीज़ को अगर ख़त्म कर दे तो पाकिस्तान एक अपना कश्मीर का आधा हिस्सा देने को तैयार है, अगर इधर मौलाना साहब का खात्मा हो जाए तो। बाकी जो चीज़ इंडिया हाफिज सईद भी ले ले, हम उसको भी जेल से निकाल कर दे देंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान ज़रूर जंग होनी चाहिए। फोर्सेस को पीछे हटाकर उधर के मौलाना साहब और इधर के भी मौलाना साहब, ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो भाई हमें भी कोई सुख और शांति ज़रूर मिलेगी। लेकिन सैयद मुजम्मल की बात करें ना तो भाई उसका पाकिस्तान में भी काफ़ी उसके लोग पीछे लगे रहते हैं हर टाइम। बिल्कुल एक नज़र आ रहा है भाई, उनको कोई ना एक बैन होने से कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये एक नैरेटिव बनाया ही नहीं है कि भाई ऐसी ऐसी न्यूज़ दूं कि मुझे व्यूज़ मिले, क्योंकि उन्होंने एक सही टॉपिक्स पे वीडियो बना कर ना उस 1 मिलियन पर भाई 500 के इतने ज़्यादा उनको व्यूज़ आते हैं एक सही बातें करके। अब इस वीडियो में भी उन्होंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सीधा किसी ने भी नहीं बोला कि भाई एक पाकिस्तान ने किया। अब देखे कि इधर अटैक हुआ है और अटैक होने के 1-2 घंटे बाद क्या बोला कि भाई ये पाकिस्तान ने किया। 1-2 घंटे भी नहीं, मैं बोलता हूँ कि भाई उधर हुआ है और इधर ट्रेंड चल गया, पाकिस्तान ने भाई ये सारे भेजे थे और इन्होंने ये करके चले गए। वो भी उसका रीज़न ये है कि पीछे जो एक हिस्ट्री रही, इन्होंने जो ये चीज़ें करते आ रहे हैं उसकी वजह से ये एक ब्लेम लगा है, या जो एक नैरेटिव बनाया गया था वो यही था कि भाई ये और इनको भाई ख़त्म करें। क्योंकि उस वक्त हम देख रहे थे मेजर साहब की वीडियो आ गई थी, काट दो ये कर दो, और वो एक और है भाई वो बहुत एक उनका इधर नेब उनका भी उन्होंने एक नाम लिया है, वो भी आ गए थे। उन्होंने तो सीधा ये बोल दिया कि जो भाई ये जजेस थे ना वहाँ पर इलेक्शन करवाने वाले, उनको आप जाकर पूछे कि ये उन्होंने क्यों किया है। मतलब हर एंकर के पास हर एक अलग ही था, और ज़्यादा यही था कि जो पाकिस्तान के ऊपर बोल रहे थे कि इनको जल्दी से जल्दी भाई कोई एक्शन लो और इनको काट दो, पानी रोक दो, इनकी हर चीज़ ही बंद कर दो। मतलब इतना जो शीला भाई अब भी वही देखने को मिलता है। अब भी मेजर साहब की वीडियो खोल लें तो वो ऐसे ही लगता है कि भाई अभी 1 मिनट है हमारे पास, सांस ले लें, दूसरा आने नहीं देंगे, ऐसी करके भाई वो बातें हो रही होती हैं। लेकिन एक सही है भाई, एक एक्शन होना चाहिए, जो उनकी फैमिलीज जिनके साथ हुआ है वो एक्शन ज़रूर होना चाहिए।
लेकिन कुछ प्रूफ, कुछ एक पता चले कि भाई ये करने वाले हैं। अब उस चीज़ का पता नहीं, ऑफिशियली किसी बंदे ने ये बोला नहीं। ओवरऑल भाई जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक ऐसे पीछे धकेला नहीं पाकिस्तान को, एक यही है कि भाई एक एक्शन ले जो एक सही है, लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं होगी कि भाई अभी जाकर ख़त्म कर दे, ऐसे तो हुआ ही नहीं कभी भी। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना, उन्होंने एक रियलिटी बेस के ऊपर वीडियो बनाई है, यहाँ पे व्यूज़ का चक्कर बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सही बात कही है कि हमारे अंदर इतना स्टैमिना ही नहीं है कि हम अपनी रियासत से सवाल करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी एक रियासत से क्वेश्चन करना चाहिए कि ये क्यों इस तरह के एक वाक़यात हो रहे हैं। और सेम टू सेम अब हमारे जो करंटली एक्सप्रेस वे वाला वाक़या हुआ है, तो उसका ब्लेम भी इंडिया को दिया गया, लेकिन हमारे इधर भाई 90% लोगों ने ये कहा कि ये इंडिया ने नहीं किया, क्योंकि कुछ जो मतलब मेन स्ट्रीम पे एक उनको पीछे से डायरेक्शन मिलती है, जैसे भी है कि आप ब्लेम गेम खेलें, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे लोग जो है ना वो उस हद तक नहीं एक सपोर्ट कर रहे थे। उनको पता था कि ये भाई एक उधर से नहीं, ये इधर से ही हुआ है, और इस वजह से आप देख लो कि वो ऐसे बल्कि आए दिन कोई ना कोई, लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि हम एक जंग का ऐलान कर दे कि ये इंडिया ने किया तो हम जंग जो, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ हद तक इस चीज़ों को समझ गए थे कि रियासत जो है ना वो उसका कोई पता नहीं चलता मूड का, वो किस साइड के ऊपर चली जाए। और हम भी यही समझ रहे थे कि सेम टू सेम उधर भाई एक उधर के जो लोग हैं ना वो भी इस हद तक अब मैच्योर हो चुके हैं कि कोई भी एक इस तरह की एक नैरेटिव बनाया जाएगा तो उसको काउंटर ज़रूर करेंगे। लेकिन देखो ना, एक घड़ियाँ मिलती हैं, वो सारा हमारे एक जो पीछे हिस्ट्री है उसको लेके ये चीज़ें तो भाई चलनी है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन कम से कम इतनी एक मैच्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं जाके एक रियासत के ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए थी कि भाई आप क्या कर रहे थे, आप किस हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन ये वाक़यात हो जाते हैं, ये बड़े बड़े मुल्कों में हो जाते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कम से कम कोई ना कोई इस तरह का जो है ना वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम एक दम जो है ना वो एक अगर दूसरे कंट्री के ऊपर एक जंग थोप दें। और हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जंग लड़ें, लेकिन हमारे भाई अब इस हद तक जो है ना वो मतलब लोग या कह लें कि सपोर्टिव हो चुके हैं कि वो एक डिफेंस मोड में है, ये नहीं कि वो लड़ने के मोड में, लेकिन ये कि डिफेंस मोड में अब वो आ गए। ज़ाहिर बात है जब सर पे बात आ जाती है, लेकिन अच्छी बातें यार उन्होंने की हैं, ठीक है, एक व्यू एक अलग चीज़ है, लेकिन इन रियलिटी चीज़ों को देखा जाए तो भाई उन्होंने बहुत प्योर वीडियो बनाई है, अच्छी वीडियो। वाकई यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।